कर ये नहीं समझ रहे हैं कि जब जहाज डूबेगा तो उसमें बैठा हुआ हर व्यक्ति डूबेगा। जब शिक्षा व्यवस्था खराब होगी तो उसमें शिक्षक का सैलरी कैसे बढ़ जाएगा। इसी बिहार में पहले शिक्षकों को गुरुजी कहा जाता है, फिर मास्टर हुए, फिर अब मास्टरवा हो गए, और आपको उसका ज्ञान नहीं है। आप लोग अपने सैलरी के लड़ाई में लगे हुए, मेरा सैलरी बढ़ा दीजिए। सैलरी तो बढ़ना ही चाहिए, 2000 से बढ़ के 40-45 हजार हो गया, लेकिन आप गुरुजी से मास्टरवा भी बन गए इसी में, क्योंकि शिक्षकों ने शिक्षा की बात छोड़कर खाली अपनी बात शुरू कर दी। तो हम भाई ये बात नहीं करते कि हम शिक्षक के लिए क्या करेंगे, महिला के लिए क्या करेंगे, ये सब बात हम लोग नहीं करते। अगर आप जन सुराज से जुड़े हैं तो अगर आप हमारे बात को कुछ भी सुन रहे हैं 2-3 साल से, तो हम लोग ये वर्गों की बात नहीं करते। जब तक बिहार नहीं सुधरेगा तो उसमें न शिक्षक सुधरेंगे, ना मुखिया सुधरेगा, ना महिला सुधरेगी, ना वृद्ध सुधरेंगे, न किसान का सुधार होगा। तो हम लोग बिहार को सुधारने की बात कर रहे हैं। और आप अपना दशा देखिए, हम आपके सारे सवाल सुन रहे थे, एक व्यक्ति ने पीछे से सवाल पूछा जो कि पहली बार मैं सुन रहा हूं किसी सभा में, कि यहाँ की कार्य संस्कृति को कैसे सुधारिएगा। अगर उस सवाल को छोड़ दीजिए तो कोई ऐसा सवाल आपने नहीं पूछा जिसका उत्तर मैंने कम से कम 10 जगह पर न दिया हो। आप पढ़े लिखे आदमी हैं, पेपर पढ़ते हैं, मोबाइल पर रोज सोशल मीडिया के माध्यम से क्या समाज में हो रहा है इसकी आपको जानकारी है, लेकिन आपको ये जानकारी नहीं है कि प्रशांत किशोर ने शिक्षा के लिए जन सुराज में क्या कहा। आपको ये पता नहीं है कि जन सुराज ने बिहार में रोजगार के लिए पलायन को रोकने के लिए क्या रास्ता बताया है। यहाँ आए अब फिर वही सवाल पूछ रहे हैं। तो आप जैसे लोगों के लिए, जब आप कहते हैं बिहार में स्थिति बहुत खराब है, तो आप जैसे लोगों के लिए ही ग्रीस में एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए जिनका नाम था प्लेटो। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई, इफ यू डू नॉट पार्टिसिपेट इन डेमोक्रेसी बी रेडी टू बी रूल्ड बाय योर इंफीरियर्स। मतलब अगर आप राजनीति में भागीदार नहीं बनिएगा तो इस बात के लिए तैयार रहिए कि कोई मूर्ख आदमी राजा बनकर आप पर शासन करेगा। और यही बिहार का दुर्दशा का कारण है। राजनीति में शामिल होने का मतलब चुनाव लड़ना नहीं है। राजनीति में शामिल होने का मतलब हर आदमी वोट की राजनीति करे ये जरूरी नहीं है। आप कोई दल ज्वाइन कर लें ये जरूरी नहीं है। राजनीति में शामिल होने का मतलब ये है कि जिस राजनीति से आपका और आपके बच्चों का भविष्य तय होता है, कम से कम आपको जानकारी तो होनी चाहिए कि उसमें हो क्या रहा है। 3 बरस से ये प्रयास चल रहा है। आप अपने घर में बैठे हुए सोच रहे हैं कुछ होगा तो देखेंगे, अभी कोई पैदल चल रहे हैं, अभी काहे चिंता करें। भाई साहब कह रहे हैं कि आपका आंधी चल रहा है। मेरे भाई, हमारा आंधी चले या पानी पड़े, आपका कुछ नहीं हो रहा। आप जहां थे वहीं पर रहेंगे। आप कह रहे हैं कि कैमूर में इतनी समस्या है, लोग अपने बच्चों की पढ़ाई की बात कर रहे हैं, लोग रोजगार का बात कर रहा है। मेरे भाई, आप सारी समस्या को जानते हैं। आप फिर जाकर जब वोट दीजिएगा तो उस दिन आपको भी अपना जाते दिखेगा। उस दिन भी आपको यही दिखेगा, ये भैया कितना खराब है ना, चलो लालू से तो ठीक है, इसी को वोट देते हैं। बिहार में लोकतंत्र कई मायनों में मर गया। 30-35 साल से
नेताओं के मन से ये डर ही खत्म हो गया है कि हम काम नहीं करेंगे तो जनता हमको हराएगी। लोगों को पता है कि आप कितना भी बात कर लीजिए, कितना भी भाषण दे लीजिए, हंस के, गा के, गरिया के घोटवा वैसे ही दीजिएगा जैसे पहले दिए थे। आप अपने आप दिल टटोल लीजिए। आप लोग बदलने वाले नहीं हैं तो कैसे सुधार होगा? नहीं सुधार हो सकता। लोग हमसे पूछता है कि भैया आप पर क्यों भरोसा करें? साहब खड़े होकर पूछ रहे थे कि आप तो पहले भी सलाह दिए थे लोगों को, तब सुधार नहीं हुआ, अब आप पर भरोसा क्यों करें? बात तो ठीक है। अब बताइए, अपने आप को प्रबुद्ध कहने वाले लोग, आप हमसे पूछ रहे हैं कि आप पर भरोसा क्यों करें? मेरे भाई, हम शक्ल से थके हुए दिख सकते हैं, लेकिन इतने बेवकूफ तो नहीं हैं कि अगर आपको हमको ठगना होगा तो क्या कहेंगे कि हम आपको ठगेंगे? कि कोई कहेगा? आप कह रहे हैं कि आप ठगिएगा नहीं ना, आप पर भरोसा कर लें। तो जिसको आपको धोखा देना होगा, जिसको आपके साथ विश्वासघात करना होगा, वो खड़े होकर कहेगा कि हम तुमको ठगने वाले हैं। इस सवाल का कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन आपने सवाल पूछा है तो जवाब तो देना ही पड़ेगा। लोग पूछ रहे हैं कि भाई प्रशांत किशोर पर, जन सुराज पर भरोसा करें कि न करें। तो हम आपको एक उदाहरण देके इसका उत्तर बता देते हैं कि आपको भरोसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मान लीजिए कि आपको चीनी का रोग हो गया, चीनी का रोग हो गया, डॉक्टर के पास जाइएगा। डॉक्टर साहब बताएंगे कि भैया चीनी का रोग हो गया, अब ये ठीक नहीं होगा, दवा खाइए, संयम से रहिए, सुबह शाम टहलिए, व्यायाम कीजिए, चीनी रसगुल्ला मत खाइए। आप घर पर आइएगा, अपने पत्नी को, बच्चे को बताइएगा भैया चीनी का रोग हो गया, डॉक्टर बोला है ठीक तो नहीं हो गए। भाई बीच से हट जाओ, काहे खड़े, इधर हटो, तुम्ही को बोल रहे हैं मीडिया वाले, आप इधर आइए, काहे बीच में खड़े? अपने घर वालों को बताइएगा भैया डॉक्टर बोला है कि ये रोग ठीक नहीं होगा, अब संयम से रहना पड़ेगा। फिर कोई आपका मित्र दोस्त आया, बताया कि भैया पटना में एक नया डॉक्टर है, उसके पास चीनी के रोग का इलाज है, चलिए आप पटना जाइएगा। तो डॉक्टर बताएगा कि कौन दवा खा रहे हैं? बोला वो दवा दिए हैं कैमूर में डॉक्टर साहब, सुबह शाम खाते हैं। तो पटना का डॉक्टर बताएगा कि ना, एक और अच्छी दवा आई है, इसको खाली सुबह में खाइए, चीनी कंट्रोल रहेगा, ठीक नहीं होगा, एक के टाइम खाना पड़ेगा, लेकिन चीनी का रोग ठीक नहीं होगा। आप अपने घर आ गए, आपका मन महसूस लिया आपने कि भैया कुछ हो, अब जीवन भर चीनी के रोग के साथ ही जीना है। फिर अचानक से आपको खबर मिली कि भैया दिल्ली में एक डॉक्टर आया है, उसके पास चीनी के रोग का इलाज है, आप वहां पहुंचिएगा। आप तो व्याकुल है, आप अपने रोग का इलाज चाहते हैं। तो डॉक्टर से आप मिले, दिल्ली में डॉक्टर ने आपको बताया कि हाँ भाई इलाज तो है, हमारे पास एक दवा है, नई दवा आई है, अभी पूरा प्रमाणित नहीं है, 50% संभावना है, ठीक हो भी सकता है, 50% संभावना है ठीक नहीं भी हो सकता है। आप अगर बहुत समझदार आदमी हैं तो आप डॉक्टर से पूछिएगा, ये भैया इसको खाने से कोई नुकसान तो नहीं ना होगा? तो डॉक्टर ने आपको बताया कि ना नुकसान नहीं होगा, लेकिन सही होगा कि नहीं उसकी संभावना 50% है। तो आप क्या कहिएगा कि ठीक है भैया 50% चांस है ना, चलिए दीजिए हम ट्राई करते हैं। तो जन सुराज वही नई दवा है, ये इसमें कोई गारंटी नहीं है। आपका उत्तर दे रहे हैं, कोई गारंटी नहीं है कि जो हम कह रहे हैं वो सही होगा, लेकिन वो सही हो भी सकता है, सही नहीं भी हो सकता है। लेकिन आपके पास विकल्प क्या है? आपके पास कांग्रेस है,
आपके पास राजद है, भाजपा है, जदयू है, जो वही दवा है जो 30 बरस से खा खा के आप देख लिए, अब इससे सुधार नहीं हुआ। तो मेरे भाई, भभुआ के, कैमूर के समझदार लोग, आप तय कर लीजिए कि 30 बरस से जो दवा खा रहे हैं वो एक्सपायर दवा खाना है कि जन सुराज का नया दवा खाना है। आप तय करो तो भाई। अगर आपको लगे कि ना भाई आपको पुरनके ठीक है तो पुरनके के साथ रहिए, नया दवा ट्राई कीजिएगा तो उसमें 50% का रिस्क है। ये कोई गारंटी नहीं कर सकता है। हम अभी यहाँ खड़ा होकर कह दें कि जन सुराज आएगा तो सब कुछ सुधर जाएगा, नहीं सुधरने वाला। जब तक यहाँ के लोग नहीं सुधरेंगे, जब तक समाज नहीं सुधरेगा, तब तक प्रशांत किशोर के आने से, एमएलए बदल देने से सुधार नहीं होने वाला है। यहाँ पर आपको ये नेताओं में पहले डर पैदा करना होगा कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो जनता हमको हराएगी। बिहार में ये डर खत्म हो गया। कल होके अगर जन सुराज आ जाए और जन सुराज के नेताओं को भी पता चल जाए कि हमको जनता वोट देगी ही देगी, तो जन सुराज का नेता भी काम नहीं करेगा। मैं आपको इसका उदाहरण बिहार में देखिए, जन सुराज का जब व्यवस्था बनेगा तब बनेगा। आज तो कोई एमएलए एमपी नहीं है, लेकिन जन सुराज के इस प्रयास से आप देख रहे हैं कि भय कितना है। जो वृद्धों का, विकलांगों का, विधवाओं का पेंशन 20 बरस नहीं बढ़ा, 20 बरस में वृद्धों का पेंशन 400 रुपया से बढ़कर 410 नहीं हुआ। वो जन सुराज के डर से एक ही बार 1100 हो गया। ये प्रशांत किशोर की ताकत नहीं है, जन सुराज तो अभी आया ही नहीं है, ये लोगों की ताकत है। इस देश में 5 ऐसे राज्य हैं जिसमें इस देश की 1/3 अर्थव्यवस्था है। 1/3 अर्थव्यवस्था सिर्फ 5 राज्य में है। वो कौन कौन से राज्य हैं? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक। ये 5 ऐसे राज्य हैं जहां पूरे देश का 1/3 अर्थव्यवस्था है। इन 5 राज्य में अलग अलग भाषा बोली जाती है, अलग अलग लोगों की सरकार है। वहां पर भी बड़ा भ्रष्टाचार है, बिहार से भी ज्यादा है। वहां पर भी इसी देश का संविधान है। फिर वहां ऐसा क्या हुआ, जब देश आजाद हुआ तो ये 5 राज्य करीब करीब बिहार के बराबर ही थे। फिर वहां क्या बदला, तो पिछले 78 साल में इन 5 राज्यों में एक चीज हुआ है। आज तक 78 साल में इन 5 राज्यों में कोई दल, कोई नेता आज तक 10 बरस से ज्यादा मुख्यमंत्री नहीं बना है। लोग पलटते रहते हैं, जो भी आए काम करो नहीं करो उसको पलटता है। बिहार में क्या है, एक बार लालू जी को पकड़ के लटक गए तो 30 बरस उसी को देते रहिएगा। वहां से छूटकर नीतीश में आ गए तो अब नीतीश के आगे आपको कोई दिखता ही नहीं है। मेरे भाई, जिसको भी वोट देना है दीजिए, लेकिन आपका वोट, आपका भरोसा, आपका विश्वास ये 5 बरस के लिए है, जीवन भर की बंधुआ मजदूरी नहीं है। बिहार में जिसका पैर पकड़ लिए अब पूरा जीवन ता उम्र उसी को वोट देते रहिएगा। इसीलिए ये दुर्दशा है। तो जन सुराज आपकी पहली मदद ये कर रहा है कि आपकी राजनीतिक बंधुआ मजदूरी खत्म हो। लालू के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू को वोट देने की जो आपकी मजबूरी है उसको खत्म किया जा रहा है और उसका लाभ ऑलरेडी समाज को मिल रहा है।
आपका वृद्धा पेंशन बढ़ गया, रोज नौकरियों की वैकेंसी की घोषणा हो रही है, आशा का मानदेय बढ़ गया, रसोईया का सैलरी बढ़ गया। क्यों? क्योंकि एनडीए को लग रहा है कि अगर ये लोग नाराज रहे तो कहीं न कहीं जनसुराज में भी कुछ वोट चला जाएगा। अगर जनसुराज नहीं होता तो एनडीए वाले सोचते कि भैया कितना भी परेशानी है, लालू जी के डर से हम ही को वोट देगा। तो मेरे भाई, लोकतंत्र को जिंदा कीजिएगा, तभी आगे रास्ता निकलेगा। अब हम आपको बता रहे हैं कि जनसुराज बिहार में आमूलचूल परिवर्तन के लिए 3 महत्वपूर्ण बात क्या कह रहा है। हम लोग 3 बात कह रहे हैं, उसको समझिए। उसके बाद पूरा जो डिटेल है कि शिक्षा के लिए क्या कीजिएगा, नाली के लिए क्या कीजिएगा, हमारा फैक्ट्री बंद है उसके लिए क्या कीजिएगा, वो आप सुनते रहिएगा यूट्यूब पर। लेकिन 3 बात आप समझिए। हम लोग क्या कह रहे हैं कि 0 से 15 साल के बच्चे के लिए इतनी अच्छी शिक्षा की व्यवस्था बनाई जाए कि वो आगे चलकर बिहार पर, बिहार की व्यवस्था पर बोझ न बने। 0 से 15 क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पूरे दुनिया का रिसर्च ये बताता है कि अगर 15 साल तक बच्चे की अच्छी शिक्षा और उसको संस्कार दे दिया जाए तो दुनिया के किसी भी व्यवस्था में अपने लिए जगह बना सकता है। यहाँ बैठे हुए बहुत सारे लोग, हम लोग भी बिहार के सरकारी विद्यालय से पढ़े हैं, लेकिन 10वां तक अच्छा पढ़ लिए, साइंस कॉलेज में चले गए, अपने आप जीवन का रास्ता आगे बन गया। तो जनसुराज पहली बात ये कह रहा है कि 0 से 15 साल के उम्र के बच्चों के लिए देश की सबसे अच्छी शिक्षा व्यवस्था बिहार में बनाई जाए। कैसे बनेगा अभी आपको बताएंगे। दूसरी बात हम लोग कह रहे हैं कि 15 साल से 50 साल के उम्र के लोगों को अब वापस पढ़ाया नहीं जा सकता, लेकिन उनको स्वरोजगार में लगाया जा सकता है। उनके लिए एम्प्लॉयमेंट, रोजगार की व्यवस्था हो सकती है। तो दूसरा मंत्र जनसुराज का ये है कि 15 साल से 50 साल के हर उम्र के हर व्यक्ति को बिहार में रोजगार का अवसर प्रदान किया जाए। कैसे होगा ये बताएंगे। और तीसरी बात हम लोग कह रहे हैं कि जिसका उम्र 60 वर्ष से ज्यादा है, अब ना वो पढ़ सकता है ना वो रोजी रोजगार कर सकता है। तो जो गरीब परिवार के 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोग हैं, उनके लिए जनसुराज ये कह रहा है कि कम से कम 2000 रुपया महीना उसको जरूर दिया जाए ताकि वो सामान्य एक जीवन जी सके। अब ये 3 बात अगर होगा तो पूरे समाज में आमूलचूल परिवर्तन आएगा। कैसे? अब आप समझिए। पहली बात हम लोग कहे शिक्षा की। शिक्षा को कैसे सुधारा जाएगा? शिक्षा को सुधारने के लिए जनसुराज ने 2 पॉइंट प्रोग्राम जारी किया है। पहला ये कहा कि जो यहाँ पर अभी शिक्षा की व्यवस्था है कि हर गांव, हर पंचायत में विद्यालय बनाया जाए, ये दुनिया में शिक्षा के क्षेत्र के अनुभवों के उल्टा है। दुनिया में शिक्षा क्षेत्र का अनुभव ये है कि rather than taking school to the children, take children to the good school। मतलब हर गांव में विद्यालय बनाने के बजाय आप अच्छे विद्यालय बनाइए और वहां पर बच्चों को स्कूल बस से या दूसरे साधन से आने की व्यवस्था कीजिए। अब अगर इसको आप बिहार में लागू करेंगे तो क्या होगा? बिहार में जो प्रखंड है, हम लोगों ने जो अध्ययन किया तो प्रखंड के स्तर पर अगर 10 विद्यालय बना दिए जाएं, ध्यान से सुनिए, प्रखंड के स्तर पर अगर 10 जगहों पर विद्यालय बना दिए जाएं और बच्चों को स्कूल बस की सुविधा दे दी जाए
तो कोई ऐसा गांव नहीं है जहां से 20 मिनट के अंदर बच्चे स्कूल तक न पहुंच जाएं। ये 10 विद्यालय कैसे बनेंगे? तो 10 विद्यालय के लिए जन सुराज ने कहा कि नेतरहाट का विद्यालय, आपने नाम सुना होगा, नेतरहाट के जैसे अगर 10 विद्यालय आपको बनाने हैं बिहार में हर प्रखंड में, तो प्रति वर्ष करीब करीब इसको पूरा बनाने में खर्च आएगा 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपया। 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपया लगेगा अगर 10 अच्छे विद्यालय हर प्रखंड में बनाने हैं। तो जन सुराज ने कहा कि हर साल हम लोग हर प्रखंड में एक विद्यालय नेतरहाट के स्तर का बनाएंगे। तो हमारा खर्च कितना आएगा? 17,000 से 20,000 करोड़ रुपया। अगर 17 से 20,000 करोड़ रुपया खर्च किया जाए तो बिहार के हर प्रखंड में एक विद्यालय को नेतरहाट के स्तर का बना दिया जाएगा। नेतरहाट का क्यों उदाहरण दे रहे हैं? ये सरकारी विद्यालय था और एक विद्यालय नेतरहाट से 1500 से ज्यादा IAS IPS बने हैं। आप अंदाजा लगाइए, अगर हर प्रखंड में एक विद्यालय हो तो कितने परिवार, कितने बच्चों का जीवन सुधरेगा। अब आप कहिएगा कि भैया हर साल एक ही क्यों बनाना है? इसलिए कि पैसा ही उतना है। हम तेजस्वी यादव नहीं हैं कि कह देंगे कि हम आएंगे एक के दिन में बना देंगे। अगर आप पैसा इकट्ठा कर भी ले तो भी उतने काबिल शिक्षकों को लाना, इन विद्यालयों को उस स्तर तक पहुंचाने में 3 से 5 वर्ष लगेगा। लेकिन इस बात की गारंटी है कि जन सुराज की व्यवस्था बनी तो हर साल हर प्रखंड में एक विद्यालय को नेतरहाट के स्तर का कर दिया जाएगा। अगर 5 वर्ष भी मौका मिला तो आप अंदाजा लगाइए, पूरे बिहार में 2500 नेतरहाट खड़ा कर दिया जाएगा आज के बजट में। अब लेकिन इसमें समस्या है कि अगर आप 5 वर्ष 10 वर्ष में नेतरहाट जैसा विद्यालय व्यवस्था बनाएंगे तो बच्चों की उम्र तो रुकेगी नहीं। उनका क्या होगा? जो बच्चे आज पढ़ रहे हैं उनका क्या होगा? उसके लिए जन सुराज ने कहा कि जब तक आपके इलाके में ऐसी व्यवस्था न बन जाए तब तक ये आपको अवसर है कि आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में नामांकन करा दीजिए और उसका फीस सरकार के ओर से दिया जाएगा। अब इसमें 2 सवाल है। किसी ने खड़ा होकर कहा कि फिर सरकारी शिक्षक लोग का क्या होगा? तो आप लोग कह रहे हैं कि सब लोग प्राइवेटे में चला जाएगा। बिल्कुल गलत। पूरे दुनिया का अध्ययन है कि प्राइवेट और सरकारी दोनों व्यवस्था अगर उपलब्ध हो तो ज्यादातर लोग सरकारी व्यवस्था में जाना चाहते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आपको कोई कह दे कि आपके बच्चे का एडमिशन होगा पटना मेडिकल कॉलेज में, उसका फीस आपको भरना पड़ेगा, सरकारी फीस। और आपके पास दूसरा विकल्प है कि आपका बच्चा रमैया से डॉक्टर बनेगा, उसका फीस सरकार भरेगी। तो ज्यादातर लोग क्या कहेगा? हमको फीस नहीं चाहिए, हमको पटना मेडिकल कॉलेज में एडमिशन चाहिए। अगर कोई आपको कह दे कि आपके बच्चे का एडमिशन पटना साइंस कॉलेज में होगा या फिर आप MAT में पढ़ाइए, उसका फीस सरकार भरेगी, तो आप क्या कहिएगा? ना भैया साइंस कॉलेज में एडमिशन हो जाएगी तो वह बढ़िया MAT नहीं थे जाएगी। ये दुनिया का रिसर्च है। पूरे लैटिन अमेरिका में, अमेरिका और लैटिन अमेरिका में ये व्यवस्था है। जब आपका बच्चा होता है आपको सरकार ये सुविधा देती है, वाउचर देती है। आपको मन है सरकारी में पढ़ो, नहीं मन है प्राइवेट में पढ़ो। तो हम लोगों ने जो बिहार का अध्ययन कराया तो हमारी जानकारी समझ के हिसाब से करीब करीब
1/3 बच्चे प्राइवेट स्कूल में शिफ्ट करेंगे और उसको पढ़ाने का खर्चा करीब करीब 15,000 करोड़ रुपया साल का आएगा। अभी बिहार का शिक्षा बजट कितना है? 77,000 करोड़। बिहार का शिक्षा बजट कितना है? 77,000 करोड़। तो 77,000 करोड़ में से जनसुराज ये कह रहा है कि 15 से 20,000 करोड़ रुपया एक नई शिक्षा व्यवस्था खड़ा करने के लिए किया जाएगा हर साल, और 15 से 20,000 करोड़ उन बच्चों पर खर्च किया जाएगा जो प्राइवेट में अपना नाम लिखाएंगे। अब एक अंतिम इस पर सवाल सुन लीजिए। कुछ लोगों को लगता है कि सरकारी विद्यालय तो मुफ्त है। अरे मेरे भाई, सरकारी विद्यालय मुफ्त नहीं है। बिहार में सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों पर प्रति वर्ष हर महीना सरकार प्रति बच्चे 864 रुपया खर्च करती है। ये आंकड़ा याद रखिए। ये जो सरकारी स्कूल आपको दिखता है, इसमें प्रति छात्र 864 रुपया सरकार खर्च कर रही है। और बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में प्राइवेट स्कूल का, बढ़िया प्राइवेट स्कूल का खर्चा 500-600 रुपया से ज्यादा नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि अभी का सरकारी स्कूल फ्री है और उसका वो पैसा बर्बाद होगा। अभी भी वो पैसा खर्च हो रहा है। जनसुराज सरकारी विद्यालय और प्राइवेट विद्यालयों में कंपटीशन खड़ा करना चाहता है। जहां अच्छी पढ़ाई होगी बच्चे वहां पढ़ेंगे, सरकार का खर्चा तो दोनों में होना है। तो ये नई व्यवस्था की हम लोग बात कर रहे हैं। इसमें एक भी सरकारी शिक्षक का नौकरी नहीं जाएगा। यहाँ बिहार में अगर सभी सरकारी विद्यालयों को आधे को भी ठीक कीजिएगा तो अभी 6 लाख शिक्षक हैं, करीब करीब 11 लाख शिक्षक चाहिए, तब ये विद्यालय चलेगा। अभी तो बिल्डिंग बना दिया और 4 को शिक्षक बहाल कर दिया, वही सबको पढ़ा रहा है। तो कोई शिक्षक का छटनी नहीं होगा, लेकिन वी विल नॉट स्प्रेड आवरसेल्फ टू थिन। अभी क्या है, जहां बिल्डिंग है वहां टीचर नहीं, जहां टीचर है वहां बिल्डिंग नहीं, जहां दोनों है वहां विद्यार्थी नहीं, और जहां तीनों है वहां पढ़ाई नहीं। इस चीज को सुधारने की बात हम लोग कर रहे हैं कि 5 विद्यालय रहे, लेकिन वो अच्छा विद्यालय रहे। यहां बैठा हुआ हर आदमी, अगर आपको मालूम है कि आपके गांव से 7 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर पर नेतरहाट के जैसा कोई अच्छा विद्यालय है, आप अपने बच्चा को कंधा पर बैठा कर वहां ले जाइएगा, लेकिन आप वहां उस अपने बच्चे को पढ़ाइएगा। तो ये शिक्षा को सुधारने का जनसुराज का मंत्र है। दूसरी बात जो रोजगार और पलायन की है, जनसुराज कह रहा है कि साल भर के अंदर किसी को बिहार में पलायन नहीं करना पड़ेगा। तो बहुत भाजपा का भक्त लोग कह रहा है कि मोदी जी से ना भाई तो प्रशांत किशोर कैसे सुधार दिया। तो भाई आप समझ लीजिए, अभी 5 मिनट में आपके आंख के सामने दिखेगा कि कैसे यहां से पलायन बंद होगा। हम लोग ये नहीं कह रहे कि पलायन रोक देंगे, कैसे रोकेंगे आपको समझा रहे। पलायन को अगर समझना है तो पहले ये समझिए कि जो पलायन आपको दिखता है ये व्यक्तियों का पलायन है, श्रम का पलायन है, लोगों का पलायन है। जो 2 पलायन जो आपको नहीं दिखता है वो है बुद्धि का पलायन और पूंजी का, पैसे का पलायन। बिहार से करीब 50 लाख लोग बाहर गए हैं मजदूरी, नौकरी मजदूरी करने, लेकिन आपको ये बात पता है कि 50-60 लाख लोग बाहर गया है काम करने, हर गांव से गया है। लेकिन आपको ये नहीं पता है कि बिहार से हर साल 2.5 लाख करोड़ रुपया, ध्यान दीजिए, 2.5 लाख करोड़ रुपया हर साल
बिहार के बैंकों के माध्यम से आपका हमारा हर घर से पलायन हो रहा है पैसे का, वो दूसरे राज्य में जा रहा है। अब आप कहिएगा ये कौन नया शगुफा है? मेरे भाई, जो पैसा आप और हम बैंक में रखते हैं, बैंक में आप रुपया रखते हैं, बैंक का धंधा कैसे चलता है? बैंक आपसे पैसा जमा कराता है और फिर जरूरतमंदों को, जिसको बिजनेस करना है, घर बनाना है, गाड़ी खरीदना है, पढ़ाई करना है, खेती करना है, बैंक वाले उसको कर्ज देते हैं, लोन देते हैं। और देश में एक व्यवस्था है इसको जांचने के लिए, जिसको कहते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको जारी करता है, इसको कहता है सीडी रेशियो, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। ये आंकड़ा बताता है कि कितना रुपया लोगों ने बैंक में रखा और बैंक ने कितना पैसा कर्ज के तौर पर समाज को दिया। तो पूरे देश में जो व्यवस्था है इसमें क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो है 70%। मतलब पूरे देश के लोगों ने जितना पैसा बैंक में रखा उसका 70% पैसा बैंक वालों ने वापस कर्ज के तौर पर समाज को दिया, रोजी रोजगार के लिए, पढ़ाई के लिए, खेती के लिए, घर के लिए। बिहार में ये सीडी रेशियो है 40%। मतलब आपने हमने अगर 100 रुपया बैंक में रखा तो बैंक वाला सिर्फ 40 रुपया ही कर्ज देता है, बाकी का 60 रुपया कहाँ गया? बाकी का 60 रुपया चला गया गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। वहां पर सीडी रेशियो कितना है? 90, 95, 100। मतलब अगर आंध्र प्रदेश में लोगों ने बैंक में 100 रुपया जमा किया तो बैंकों ने 100 रुपया, 105 रुपया कर्ज के तौर पर वापस दिया। इसका असर क्या होता है? सीडी रेशियो बहुत लोगों को नहीं बुझाया, इसका असर समझिए। पिछले साल बिहार में आपने, हमने, यहाँ की गरीब अमीर जनता ने मिलके बैंकों में 4,21,000 करोड़ रुपया जमा किया। बैंक में, बिहार के बैंकों में टोटल पैसा जमा हुआ 4,21,000 करोड़ रुपया। यहाँ सीडी रेशियो है 40%, तो उसका मतलब है कि 1,61,000 करोड़ रुपया कर्ज के तौर पर बैंकों ने वापस लौटाया। बाकी पैसा कहाँ गया? बाकी पैसा चला गया दूसरे राज्य में। इसको मैं कहता हूं पूंजी का पलायन। 1990 में जब लालू जी मुख्यमंत्री बने तब से लेकर पिछले साल तक बिहार से 26.5 लाख करोड़ रुपया, ध्यान से सुनिए, 26.5 लाख करोड़ रुपया आपका हमारा पैसा बैंकों ने दूसरे राज्य में भेज दिया। और आप यहां झगड़ा कर रहे हैं कि एगो चीनी मिल चालू हो जाए, एगो सीमेंट फैक्ट्री चालू हो जाए। तो जन सुराज पहली बात ये कह रहा है कि बिहार में सीडी रेशियो को, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो को सुधार कर राष्ट्रीय औसत के बराबर किया जाएगा। उससे हर साल बिहार में 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपया लोगों के पास रोजगार के लिए, कृषि के लिए, घर बनाने के लिए उपलब्ध हो जाएगा। आप अंदाजा लगाइए कि अगर 2.5 लाख करोड़ रुपया यहाँ लोगों के पास एक्स्ट्रा मिले तो कितने ज्यादा घर बनेंगे, कितने लोग अपने बिजनेस को बढ़ाएंगे, कितने लोग नई गाड़ी खरीदेंगे, कितने लोग नया खेती का काम करेंगे। अगर फिर भी नहीं समझ में आया कि क्रेडिट का क्या महत्व है, तो आप यहाँ जितने लोग आए हैं, आप या तो गाड़ी से आए होंगे, मोटरसाइकिल से आए होंगे। कोई ऐसा आदमी नहीं होगा जिसने गाड़ी और मोटरसाइकिल के लिए बैंक से कर्ज नहीं लिया। अगर बैंक से लोन न मिले तो अगर 100 गाड़ी है तो घट के 5 गाड़ी हो जाएगा। कर्ज मिल रहा है तो आप गाड़ी खरीद पा रहे हैं। कर्ज मिल रहा है तो आप देख रहे हैं कि बिहार के गांव-गांव में
लोग मोटरसाइकिल खरीद लिया है। तो कर्ज की, पूंजी की महत्ता समाज के विकास में बहुत ज्यादा है, जिस पर आज तक बिहार में ध्यान ही नहीं दिया गया। अब आप कहिएगा कि प्रशांत किशोर ही इसकी बात क्यों कर रहे हैं? अरे मेरे भाई, आपको मैं चुनौती दे रहा हूं। जिसको भी आप बिहार में बहुत पढ़ा लिखा समझदार नेता मानते हैं, उसको बुलाइए और उससे पूछिए कि भाई प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का आंकड़ा है कि पिछले 30 वर्ष में बिहार से 26 साढ़े 26 लाख करोड़ रुपया का पलायन हुआ है। तो कहेगा कि ये क्या होता है? उसको पता ही नहीं है कि सीडी रेशियो क्या होता है। ऐसा नहीं है कि ये बैंकों की मनमर्जी है। आपके जानकारी के लिए बता दें, देश के स्तर पर इसका इतना महत्व है कि देश के स्तर पर प्रधानमंत्री के चेयरमैनशिप में कमेटी होती है जो इस बात को देखती है कि सीडी रेशियो 70 के नीचे न जाए। राज्य के स्तर पर मुख्यमंत्री के अध्यक्षता में कमेटी होती है, लेकिन जैसे बिहार में यहाँ का सीओ, बीडीओ, टीचर, दरोगा मुख्यमंत्री का बात नहीं मान रहा है, वैसे बैंक वाले भी मुख्यमंत्री की बात नहीं मान रहे। तो रोजगार के लिए जनसुराज का पहला फॉर्मूला है कि सीडी रेशियो को 6 महीना में सुधारिए और 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपया एक्स्ट्रा बिहार के लोगों को उपलब्ध कराइए। दूसरी बात हम लोग कह रहे हैं, आपने किसी ने किसान की बात कही, तो जनसुराज कह रहा है कि मनरेगा को सीधे कृषि से जोड़ देंगे, लेकिन एक शर्त के साथ कि जो लोग भी आज धान, गेहूं, मकई, ज्वार, बाजरा की खेती करते हैं, अगर वो धान गेहूं का खेती छोड़ के नकदी फसलों की खेती करने लगे तो उनको मनरेगा के तहत मजदूर मुफ्त में दिया जाएगा। इसका क्या फायदा है? इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि लैंड प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। आज जिस खेत से आप 20,000 रुपया कमा रहे हैं धान उगाकर, वहीं पर कल लहसुन उगाकर, मसाले उगाकर, फल सब्जी की खेती करके आप 50,000, 1 लाख रुपया भी कमा सकते हैं। बिहार में कुल 55 लाख हेक्टेयर जमीन है जिसमें खेती हो सकती है। 55 लाख हेक्टेयर, करीब करीब 70 लाख एकड़ जमीन जहां खेती हो सकती है, उसमें सिर्फ 2 लाख हेक्टेयर जमीन ही ऐसा है जहां पर नकदी फसल की खेती होती है। इसीलिए बिहार में खेती खाने का जरिया है, कमाने का जरिया नहीं है। आप गांव देहात में सुनते हैं, लोग कहता है कि रोपनी करने घरे आए हैं, कमाने के लिए लुधियाना जाएंगे। कटिया में लोग घरे आता है, कमाने के लिए सूरत जाएंगे। क्यों? क्योंकि खेती बिहार में खाने का जरिया है, कमाने का जरिया नहीं है। तो खेती को कमाने वाला बनाया जाए, इसके लिए जरूरी है कि बड़े पैमाने पर यहाँ मसालों की, सब्जी की, फलों की, कैश क्रॉप की, नकदी फसलों की खेती हो। वो करने के लिए हम लोग कह रहे हैं कि जितना मजदूर पंजाब हरियाणा जा रहा है, इन सारे लोगों को ये अवसर दे दिया जाएगा कि आप यहाँ पर जो किसान नकदी की खेती करना चाहता है, नकदी फसल की, आप उसके साथ काम कीजिए और मनरेगा का भुगतान लीजिए। इसका फायदा क्या होगा? जितना कृषि आधारित मजदूर है जो हरियाणा पंजाब जा रहा है, वो बिहार में उसको अवसर मिल जाएगा। दूसरा बड़ा फायदा ये होगा कि मनरेगा की चोरी बंद हो जाएगी, क्योंकि जिस किसान को मजदूर दीजिएगा वो किसान उससे काम कराएगा, वो झूठ मूठ का फर्जी काम नहीं करेगा। और तीसरा बड़ी बात, इसको करने में बिहार सरकार का 1 रुपया खर्च नहीं है। मनरेगा का सारा पैसा दिल्ली से मिलता है। पिछले साल मनरेगा में आता है
उसको जन सुराज की व्यवस्था बनने के बाद कर्ज पर सिर्फ 4% ब्याज लगेगा, 4 रुपया सालाना ब्याज लगेगा। ये क्यों कर रहे हैं? बिहार में समाज में कर्ज लेकर बिजनेस व्यापार करने की प्रवृत्ति नहीं है। यहाँ पर लोग अगर सामाजिक अध्ययन आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर ज्यादातर लोग बैंक से कर्ज 3 बात के लिए लेते हैं: अपने बेटी के शादी के लिए, घर बनाने के लिए और अपने लड़कों को पढ़ाने के लिए। बिजनेस व्यापार